की अगली वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं पिछली वीडियो के बारे में, जिसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था पूर्ण संख्याओं पर आधारित 4 आधारभूत संक्रियाओं के बारे में। इसके अंतर्गत मैंने कुछ नियम डिस्कस किए थे, जो थे संवरक का नियम, क्रम विनिमेय का नियम, साहचर्य का नियम और बंटन का नियम। इसके साथ साथ मैंने आपसे डिस्कस किया था कुछ डिविजिबिलिटी चेक्स के बारे में, मतलब विभाज्यता के नियम के बारे में। ठीक है, तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दिया है मैंने, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चंस रिलेटेड टू फंडामेंटल ऑपरेशंस एंड डिविजिबिलिटी चेक्स। तो पिछली वीडियो में मैंने जो पढ़ाया था उसी से रिलेटेड मैं यहाँ पे सवाल आपको कराने जा रही हूँ। ठीक है, आधारभूत संक्रियाओं और विभाज्यता की जांच पर सवाल। ठीक है, तो अगर आपको इन क्वेश्चंस को समझना है तो आपको सबसे पहले इसका कंसेप्ट समझना पड़ेगा। तो आप प्लीज़ मेरी पिछली वीडियो जाके देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, 20 से 120 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 9 से पूर्णतः विभाज्य हैं। ठीक है, तो 9 से पूर्णतः विभाज्य मतलब 9 की टेबल में आए। तो या तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि हम एक एक करके लिखें कि 9 की टेबल में कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 20 से लेके 120 में आएंगी। ठीक है, टेबल पढ़ते जाएं। ठीक है, 9 से गुणा करते जाएं। ठीक है, और लिखते जाएं। या तो भाई हम थोड़ा सा शॉर्ट तरीका अपना लें, कोई ट्रिक अपना लें। ठीक है, तो कुछ देखिए, अगर हम 0 से शुरू करें तो 0 से लेके 20 तक भी कुछ ऐसी संख्याएं होंगी जो 9 से पूर्णतः विभाज्य होंगी, और 0 से लेके 120 तक भी कुछ ऐसी संख्याएं होंगी जो 9 से पूर्णतः विभाज्य होंगी। तो 0 से 20 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 9 से पूर्णतः विभाज्य हैं, उसको निकालने के लिए मान लीजिए हम 20 को 9 से भाग दें, तो यहाँ पे जो पूर्णांक बचेगा वो क्या बचेगा, 9 दूनी 18, और अगर 3 करने लगे तो 9 तियां 27, ये 20 से ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब पूर्णांक बच रहा है यहाँ पे 2। ठीक है, शेष कुछ बच जाएगा 2। ठीक है, तो ये हम पूर्णांक लेके चलेंगे। तो 20 से कम कितनी संख्याएं होंगी जो 9 से पूर्णतः विभाज्य होंगी, 2। एक 9 होगी, एक 18 होगी। उसी तरीके से 120 के बीच 0 से लेके 120 तक कितनी संख्याएं होंगी, उसको 120 से 9 में भाग दे के पता चलेगा। तो यहाँ से 9 एक कम 9 और 3 12, 9 तियां 27, बाकी 3 शेष बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूर्णांक 13 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 से 20 के बीच 2 है और 0 से 120 के बीच में 13 है। तो 20 से 120 के बीच में कितना आएगा, इस 13 में से 2 माइनस कर दिया जाए तो टोटल संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 9 से पूर्णतः विभाज्य होने वाली संख्याएं जो 20 से 120 के बीच में हों, ये होंगी 13 माइनस 2 बराबर 11। तो ये टोटल 11 संख्याएं होंगी जो 20 से 120 के बीच में होंगी, जो 9 से पूर्णतः विभाज्य होंगी। ठीक है, अगला सवाल है, 1500 भागा 3 भागा 5 भागा 10 का मान है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 12, दूसरा है 11, तीसरा है 10 और चौथा है 17। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, 1500 भागा 3 भागा 5 भागा 10 है, तो सारा ही डिवाइड का ही चिन्ह है। ठीक है, तो 1500 को पहले
3 से भाग देंगे, फिर जो आएगा उसको 5 से भाग देंगे, फिर उसके बाद जो आएगा उसको 10 से भाग देंगे। मतलब 1500 में इस 3, 5, 10 तीनों का ही भाग देना है। तो इसको हम आसानी से ऐसे लिख सकते हैं, 1500 भागा मतलब बटे 3 गुणा 5 गुणा 10। ठीक है, 1500 के तीनों ही बटे में है, तीनों ही भाग में है। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 150 जाएगा, 5 3 15 30, और ये 30 3 से 10 बार में जाएगा, तो ये आ जाएगा 10। आंसर किस में है? तीसरे ऑप्शन में है। ठीक है, तो ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, 1 और 100 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतया विभाजित हों? ठीक है, तो 1 से 100, पहली संख्या जो 6 से पूर्णतया विभाजित होगी, जो कि 1 से बड़ी है, वो क्या होगी? 6 खुद होगी। ठीक है, दूसरी क्या होगी? उसी तरीके से 12 होगी, फिर 18 होगी, फिर 24 होगी। ठीक है, तो 6 में 1 2 3 4 5 ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, गुणा करते जाएंगे, तो ऐसी संख्याएं मिलेंगी जो 6 से पूर्णतया विभाजित हों। ठीक है, तो आखिरी संख्या जो 6 से विभाज्य होगी वो क्या होगी? जो 100 से जस्ट कम हो। ठीक है, क्योंकि 1 और 100 के बीच में निकालना है। तो टोटल कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाजित हों, वो हमें 100 में 6 से भाग देने पे पता चलेगा। तो ये 6 1 कम 6, यहाँ 4 0 उतारेंगे, 6 6 का 36। ठीक है, 4 शेष बच जाएगा। अब ये 4 शेष बच रहा है, इसका मतलब 100 में 2 और जोड़ते तो एक बार और जा सकता था। ठीक है, एक और संख्या मिल जाती जो 6 से विभाजित होती। ठीक है, तो यहाँ 1 और 100 के बीच निकालना है, तो यहाँ पे टोटल 16 संख्याएं होंगी जो 6 से पूर्णतया विभाजित होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे। एक था 15, दूसरा था 17, तीसरा था 16 और चौथा था 19। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला सवाल है, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए ताकि प्राप्त संख्या 75 से पूर्णतया विभाजित हो जाए? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने लिखना है 4 अंकों की न्यूनतम संख्या। ठीक है, न्यूनतम मतलब छोटी से छोटी। ठीक है, न्यूनतम मतलब छोटी से छोटी। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बराबर है, एक के आगे जितने अंकों की न्यूनतम संख्या लिखनी है उतने से एक कम 0। ठीक है, टोटल 4 अंक बनाने हैं। ठीक है, तो न्यूनतम है, छोटी से छोटी है, तो पहले 1 से शुरू होगी। ठीक है, इसके जस्ट एक पहले वाली संख्या -1 अगर करेंगे तो वो 999 होगी, वो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या या न्यूनतम संख्या कह लें, लिख दिया मैंने 1000। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि 75 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, तो उसके लिए चलिए हम पहले भाग देते हैं 1000 में 75 से। ठीक है, तो 75 से भाई यहाँ पे 10 तो कम हो जाएगा, 75 से एक और 0 लेंगे 100, तो 75 100 है, फिर एक बार जाएगा, क्योंकि अगर 2 बार करेंगे तो वो 75 दूना 150 हो जाएगा, जो कि 100 से बड़ा है। तो यहाँ पे 75 1 75 ही ले लेंगे। यहाँ पे 5 2 शून्य उतारेंगे, ये 250 आ गया। अब देखिए 75 से 250 कितनी बार में जाएगा, तो 75 दूना 150, 75 तिया 225। ठीक है, 3 बार जाएगा, तो ये 225। यहाँ पे शेषफल बचेगा 25। ठीक है, इसका मतलब देखिए यहाँ पे 3 की जगह 4 हो जाता अगर 50 और होता। ठीक है, 50 अगर और होता तो ये 4 बार जाता, क्योंकि ये 75 एक और पूरा करते। ठीक है, तो 75 पूरा करने के लिए 25 में कितना जोड़ा जाए?
50 और जोड़ा जाए तभी तो हो जाएगा एक बार और जाने लायक। फिर यहाँ 4 लिखते, ठीक है। तो कितना जोड़ा जाए वो हो जाएगा 75 - 25 = 50, ठीक है। तो इस 1000 में, तो यहाँ पे उत्तर लिख देते हैं, 1000 में 50 और जोड़ने पर 75 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगला सवाल देखते हैं। संख्या 2, 3, 4, 5 स्टार यदि 9 से पूर्णतया विभाजित है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो देखिए यहाँ पे 9 से विभाजिता का जो नियम है वो हमें याद करना पड़ेगा। तो 9 से विभाजिता का नियम, अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतया विभाजित है तो वह संख्या भी 9 से पूर्णतया विभाजित होगी, ठीक है। तो ये जो संख्या दी गई है 2, 3, 4, 5 स्टार, इसके अंकों का योग क्या है? 2, 3, 5, 4, 9, 5, 14 प्लस स्टार, ठीक है। तो स्टार के स्थान पर क्या ऐसा हो कि जो ये योगफल है वो 9 से पूर्णतया विभाज्य हो। क्या होना चाहिए इनमें से? देखिए, तो 14 के बाद अगर 4 और जोड़ दें, ठीक है, तो 18 हो जाएगा, जो कि 9 से पूर्णतया विभाजित होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन में 4 है? ऑप्शन 3 में, ठीक है। तो ऑप्शन 3 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। संख्या 1, 2, 5, 3, 7, 5, 0 निम्नलिखित से विभाज्य है, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 5, 7, दूसरा है 2, 3, तीसरा है 5, 10 और चौथा है 1, 4। तो ये संख्या अगर ध्यान से देखिए तो इसके लास्ट में 0 है, ठीक है। तो जहाँ कहीं भी 0 आ जाएगा इसका मतलब वो 10 से विभाज्य है, ठीक है। और 5 से भी विभाज्य है। 5 की विभाज्यता बहुत आसान है, ठीक है। जिस संख्या के अंत में 5 हो या 0 हो वो 5 से पूरी विभाजित होगी, ठीक है। इसका मतलब देखते ही हमने समझ जाना है कि ये संख्या 5 और 10 से विभाजित होगी ही होगी, ठीक है। और अगर किसी ऑप्शन में 5 और 10 दिया हुआ है तो हमें और कोई ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर 5 और 10 एक साथ नहीं दिया रहता फिर हम आगे और सोचते कि भाई 4 से विभाज्यता याद करते या 3 से विभाज्यता याद करते, ठीक है। अब देखिए ये 2 से तो विभाजित होगी, लेकिन 3 से चेक करना पड़ेगा कि अंकों का योग 3 से विभाजित है कि नहीं। लेकिन हमने देख लिया कि भाई तीसरे ऑप्शन में 5 और 10 दिया गया है, जो कि दोनों ही से ये संख्या पूरी विभाज्य है, ठीक है। तो 3 से चेक करने की जरूरत नहीं है, 4 से चेक करने की जरूरत नहीं है या 7 से चेक करने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो देखते ही इसको टिक लगा सकते हैं कि ये संख्या ऑप्शन 3 में जो संख्याएं दे रखी हैं उनसे पूरी तरह विभाज्य है। अगला सवाल है 45 की घाते 4 में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 0, 5, 9 या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए मान लीजिए कोई भी 2 संख्याएं हैं, ठीक है, 2 × 3 या 21 × 43 या 343 × 546, ठीक है। देखिए 2 × 3 तो सिंपल सिर्फ इकाई अंक है इन दोनों संख्याओं में, 2 और 3 दोनों में ही, तो ये 6 आएगा, 6 ही है इकाई के स्थान पे, ठीक है। लेकिन जहाँ कहीं भी 2 या 2 से अधिक अंकों की संख्याएं आ जाएंगी, उनके गुणनफल से बने संख्या में इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हमने जो संख्याएं दे रखी हैं उनके इकाई के अंक का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो उनके इकाई के अंक में को आपस में गुणा करके जो संख्या आ रही है उसके इकाई का अंक जो होगा वही सेम होगा
इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के इकाई का अंक के बराबर। तो ठीक है, तो यहाँ पे इसका 21 का इकाई का अंक 1 है और 43 का इकाई का अंक 3 है। तो 1 और 3 को आपस में गुणा करेंगे तो 3 आएगा। तो इसका मतलब 21 और 43 के इकाई के स्थान पर 3 होगा। उसी तरीके से ये 343 और 546 की बात करें तो इन दोनों का इकाई का स्थान पकड़ेंगे, 3 और 6, 3 गुणा 6 मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 18। अब 18 में इकाई का स्थान पे क्या है, 8 है। इसका मतलब इन दोनों ही संख्याओं के इकाई के स्थान पे क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से अब हम दिया हुआ सवाल अगर सॉल्व करें कि 45 की घाते 4, 45 की घाते 4 को हम कैसे लिखेंगे, 45 की घाते 4 मतलब 45 को 4 बार गुणा करना। ठीक है, तो अब इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इकाई इन सभी के इकाई का अंक ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 की घाते 4 बराबर 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो ये हो जाएगा 25 गुणा 25 और इसका भी इकाई का अंक 5 है। तो ये इसका भी ले लेंगे इकाई का अंक 5 गुणा 5 बराबर 25। ठीक है, तो सभी का इकाई का अंक यहाँ पे 5 आ रहा है। ठीक है, तो इसका इकाई का अंक 5 आ रहा है, इसका मतलब 5 की घाते 4 का इकाई अंक 5 आएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से 45 की घाते 4 का भी इकाई का अंक क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है 5 6 3 2 गुणा 9 9 7 किसके बराबर है। 4 ऑप्शन है, 5 6 1 5 1 0 0, 4 9 7 3 2 2 8, 7 8 7 5 0 0 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बहुत ही बड़ी बड़ी संख्याएं हैं। ठीक है, इनको अगर गुणा करने लग गए तो काफ़ी समय लग जाएगा। ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें ध्यान देना है कि सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि इसके इकाई के स्थान पे क्या होगा। ठीक है, अगर इकाई का स्थान पे जो भी संख्या है इन ऑप्शन में दे रखी, अगर किसी में है वो तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो भाई ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए किन्हीं दो संख्याओं में सेम इकाई का स्थान आ रहा है तो उस केस में कुछ अलग नियम कानून लगेंगे। ठीक है, या तो हो सकता है हमें गुणा ही करना पड़ जाए, लेकिन सबसे पहले हम इकाई का स्थान निकाल के देखेंगे। ठीक है, तो ये दोनों बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, इनके इकाई के स्थान पे क्या है ये निकालने के लिए हमने इसका इकाई का स्थान लेना पड़ेगा। ये है यहाँ पे 2 और 7, तो 2 7 14, इकाई के स्थान पे 4 है। ठीक है, इसका मतलब इनके गुणनफल जो इनको गुणा करके आएगी संख्या, उसके भी इकाई के स्थान पे क्या होना चाहिए, 4। तो इनमें से देखिए किसी भी ऑप्शन में किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पे 4 नहीं है। इसका मतलब ये तीनों ही संख्याएं इतने का गुणनफल नहीं होंगी, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल नहीं होंगी। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन 4। ठीक है, अगला सवाल है 3 9 4 9 7 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि योगफल 3 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 0 2 1 और 4। ठीक है, तो भाई 3 से विभाज्यता का नियम याद कर लीजिए। 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता था, 3 से विभाज्यता का नियम होता था कि जिस संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतया विभाजित है वह संख्या भी 3 से पूर्णतया विभाजित होगी। तो यहाँ पे संख्या लिख लेते हैं, 3 9 4 9 7, संख्या के अंकों का योग निकालिए, 9 3 12 4 16 9 25 7 32। ठीक है, तो ये 32 है
3 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, तो 32 में छोटी से छोटी संख्या क्या ऐसी जोड़ी जाए, ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि वो 3 से विभाजित हो जाए। तो 32 के बाद 33 आता है, 11 तियाएं 33। ठीक है, तो 33 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 1। तो इसका मतलब अगर हम इसमें 1 जोड़ दें, इस संख्या में 1 जोड़ दें, तो इसके अंकों का योग हो जाएगा 33, जो कि 3 से पूरा पूरा विभाज्य होगा। ठीक है, तो ये संख्या भी उस केस में 3 से पूरी पूरी विभाज्य होगी। तो कितना जोड़ा जाए, 1 जोड़ने पर। ठीक है, 1 जोड़ने पर दी हुई संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन में सही उत्तर है, ऑप्शन 3 में। ठीक है, अगला सवाल है 3207 गुणा 12 गुणा 17 गुणा 13 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 0, 3, 4 और 7। तो भाई इकाई के अंक वाला सवाल है, लिख लेते हैं। 3207 गुणा 12 गुणा 17 गुणा 13। इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो इन चारों संख्याओं का इकाई का अंक ले लेते हैं। 7 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 3। ठीक है, तो 7 दूना 14 गुणा 7 तियां 21। तो इसको भी गुणा कीजिए भाई, 14 1 के 14, 14 दूनी 28 से 29। इकाई के अंकों के गुणनफल के इकाई का अंक क्या है, 4। इसका मतलब इसके गुणनफल के इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक 4 होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन 3। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए। कोई भी बुक आप उठा लीजिए, उसके क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है उसको आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, उम्मीद है ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए, स्पेशली उन लोगों को शेयर कीजिए जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। ठीक है, वो बच्चे जो भी JNVST के लिए प्रिपेयर कर रहे हों, जो जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ाई करने के लिए इच्छुक हों, उनको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।